ऐसी दुनिया जहां एक तरफ ज़ॉम्बीज़ का कब्जा है तो दूसरी तरफ इंसानों की हुकूमत। ज़ॉम्बी भी इतने एडवांस हैं कि दर दर भटकने की बजाय अलग अलग कामों में बिजी रहते हैं ताकि खुद को इंसानों की तरह एडवांस बना सकें। पूरी दुनिया को ज़ॉम्बीज़ के कहर ने तबाह बर्बाद कर दिया है। बस कुछ ही इलाके ज़ॉम्बीज़ के खतरे से महफूज हैं। इन इलाकों में रहते हैं रायली और माइक। आज वो वीरान और उजड़े हुए इलाके में ज़ॉम्बीज़ को देखने आए हैं। रायली जब दूर बैठकर दूरबीन से ज़ॉम्बीज़ को देखता है तो उसे कोई ज़ॉम्बी म्यूजिक मान सेंटर इंस्ट्रूमेंट बजाता नजर आता है तो कोई कार में पेट्रोल भरने की प्रैक्टिस करता दिखता है। ये देखकर रायली को समझते देर नहीं लगती कि ज़ॉम्बी खुद को ट्रेन कर रहे हैं। इसी बीच एक खौफनाक ज़ॉम्बी जिसका नाम बिग डैडी है वो खतरनाक सी आवाज निकालता है मानो उसे इंसानों की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। इससे पहले कि बिग डैडी दोनों को देख पाता, रायली माइक को लेकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ चोलो नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ कचरा घर में एक बड़ा सा कंटेनर फेंक रहा होता है। जैसे ही चोलो की नजर जमीन में आधे दफन दर्द में तड़पते ज़ॉम्बी पर पड़ती है वो तुरंत उसके सिर पर शूट कर उसे मौत की नींद सुला देता है। जैसे ही ये लोग आखिरी बॉक्स उठाते हैं तो उसमें से खून टपकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि इस बॉक्स में कुछ ऐसा राज दफन था जिसका खुलासा आगे आपको चौंका देगा। इसी राज्य के साथ चोलो इस कंटेनर को भी कचरे में फेंक देता है। यहाँ से कई किलोमीटर दूर रायली जब माइक के साथ आगे बढ़ रहा होता है तभी अचानक उन्हें एक अजीब जला हुआ चेहरा दिखाई देता है। उसे देखते ही माइक उस पर बंदूक तान देता है पर रायली उसे रोकते हुए बताता है कि ये उनका साथी चार्ली है। तभी अचानक आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है और तीनों अपने अपने ठिकाने की तरफ लौटने लगते हैं जो कि एक आर्म्ड वाहन है जिसे खुद रायली ने ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए बनाया था। कुछ देर बाद चोलो भी अपनी टीम के साथ रायली के ठिकाने पर पहुंच जाता है क्योंकि ये सब एक टीम की तरह रहते थे और इसी ट्रक में सवार होकर ज़ॉम्बीज़ से आजाद इलाकों में जरूरत का सामान लेने जाते थे ताकि उन्हें शहर में बेचकर पैसे कमा सके। सामान इकट्ठा करते समय रायली चोलो को आगाह करता है कि ज़ॉम्बी काम सीखकर खुद को एडवांस बना रहे हैं और इशारों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन चोलो उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और माइक के साथ निकल जाता है। माइक उससे पूछता है कि हम लोग रात में ही बाहर क्यों निकलते हैं तो चोलो जवाब देता है कि ज़ॉम्बीज़ से बचने का तरीका अंधेरा ही है। जब आसमान में आतिशबाजी होती है तो ज़ॉम्बी का पूरा ध्यान रोशनी पर होता है और वो इंसानों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन चोलो नहीं जानता था कि बिग डैडी पर आतिशबाजी का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो अपने साथियों को भी अलर्ट कर रहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। रायली की पूरी टीम बेखौफ होकर सड़कों पर घूमने लगती है और रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को एक एक कर मारने लगती है। जब बिग डैडी ये नजारा देखता है तो गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि एक ज़ॉम्बी का सिर अपने पैर से कुचल देता है। आतिशबाजी बंद हो जाती है और आसमान पूरा काला हो जाता है। एक ज़ॉम्बी भटकता हुआ जैसे ही रायली की गाड़ी के पास आता है वो उसे तुरंत शूट कर मार देता है। रायली अपनी टीम को यहाँ से तुरंत निकलने को कहता है और सभी मेंबर्स भी वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि डेड रेकनिंग उन्हें कवर देते हुए रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है जिससे सब तरफ तबाही शुरू हो जाती है। इसी बीच रायली को चोलो का ख्याल आता है जो अब तक ठिकाने पर नहीं पहुंचा था, इसलिए वो तुरंत चोलो को कॉल करता है पर चोलो ये कहकर बात टाल देता है कि वो एक काम निपटाने के बाद ही वापस आएगा। यहाँ से चोलो अपने साथियों के साथ एक शराब खाने में पहुंचता है और जैसे ही फ्रिज खोलता है अचानक उसमें छुपा ज़ॉम्बी चोलो पर हमला कर देता है। चोलो भी हिम्मत से उसका सामना करता है और कुछ मिनट की मुठभेड़ के बाद उसके गले में शूट कर उसे इस दुनिया से विदा कर देता है। फिर एक डब्बे में से कई सारी सिगरेट जमीन पर गिराकर माइक को हुक्म देता है कि वो ये सब उठाए। मासूम माइक सिगरेट उठाने के लिए आगे बढ़ता है और चोलो फॉक्सी के साथ बाहर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अंदर जैसे ही माइक नीचे झुकता है अचानक एक ज़ॉम्बी उसका हाथ दबोचकर काट लेता है जिससे माइक जल्दी से बाहर भागता है और वहीं ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे। जैसे ही बाहर कदम रखता है इतने में रायली वहां आकर ज़ॉम्बी को शूट कर मार देता है। रायली माइक की मदद करने की कोशिश करता है पर चोलो उसे पीछे हटने को कहता है क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने के बाद अब माइक सुरक्षित नहीं था, मगर रायली उसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसी बहसबाजी के बीच माइक खुद को गोली मार देता है और लड़ाई यहीं थम जाती है। इसके बाद रायली खतरे को देखते हुए सबको शहर से बाहर निकलने का आदेश देता है और एक एक कर सब वहां से निकलने लगते हैं। पर तभी एक बाइकर पर बिग डैडी हमला कर देता है, लेकिन बाइकर उसके हाथ नहीं आता और बिग डैडी उससे बंदूक छीनकर जोर से दहाड़ता है और इंसानों का पीछा करने लगता है। अपने बॉस के नक्शे कदम पर बाकी ज़ॉम्बीज़ भी चल पड़ते हैं। कुछ देर में रायली अपने साथियों के साथ उस बेस पर पहुंच जाता है जो शहर से दूर था और ज़ॉम्बी खतरे से बिल्कुल सुरक्षित था। यहाँ मौजूद सभी अमीर लोग सबसे ऊंची इमारत फिडलर्स ग्रीन में रहते हैं, जबकि गरीब लोगों की जिंदगी झुग्गी झोपड़ियों में गुजर रही है। इस शहर में एक भी ज़ॉम्बी नहीं है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी और पहरेदारों से घिरा हुआ है। अगर फिर भी कोई ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करता है तो फेंस में दौड़ती बिजली उसे मार देती है। इंसानों के इस शहर में आने का जरिया सिर्फ एक पुल है। यहाँ रायली सामान डिलीवर करने के बाद चोलो से बात करता है और उस पर माइक की मौत का इल्जाम लगाता है, लेकिन चोलो उसे साफ साफ बताता है कि माइक ने खुद अपनी जान इसलिए ली क्योंकि वो जानता था कि ज़ॉम्बी के काटने के बाद वो नॉर्मल इंसान नहीं रहेगा। साथ ही यहाँ खुलासा होता है कि चोलो का सपना है कि वो अमीरों की दुनिया फिडलर्स ग्रीन में जाकर बसे, इसलिए वो काफी पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो भी शराब बेचकर। अगली सुबह जब रायली गरीब इलाकों में रहने वाले मूलीगन से मुलाकात करने जाता है तो देखता है कि मूलीगन सबको अमीरों के खिलाफ भड़का रहा है, लेकिन रायली उसे कुछ कहने की बजाय उसके बेटे के लिए दवाई देकर
लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक गैराज में पहुँचता है जहाँ उसकी नई कार खड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो चोरी हो चुकी थी, जिससे रायली बहुत गुस्सा होता है। रायली चोर को पकड़ने के लिए चार्ली के साथ एक अंडरग्राउंड पार्टी में पहुंचता है जहां चोर उचक्के भी मौजूद रहते हैं। यहाँ लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को मनोरंजन का जरिया बना रखा था। अमीर लोग ज़ॉम्बीज़ को शोपीस समझकर उनके साथ फोटो खींच रहे थे और सेफ्टी के लिए ज़ॉम्बीज़ को जंजीरों से बांधकर रखा गया था। रायली बार के मालिक को पकड़कर उससे अपनी कार के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता होता। इतने में एक आदमी एक लड़की को ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने के लिए मैदान में जबरदस्ती फेंक देता है, लेकिन लड़की ना तो डरती है और ना हिम्मत हारती है, बल्कि ज़ॉम्बीज़ का डटकर मुकाबला करती है, पर ज़ॉम्बीज़ उसे बाहर जाने नहीं देते। एक तरफ लोग इस फाइट का मजा ले रहे थे, वहीं रायली के लिए ये सब देखना बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए वो तुरंत ज़ॉम्बीज़ को शूट कर मार देता है। फायरिंग की आवाज से भगदड़ मच जाती है और बार का मालिक चार्ली को शूट करने की कोशिश करता है, पर निशाना चूकने पर गोली किसी और को लग जाती है। मौका देखते ही रायली मालिक को शूट करता है। मरने से पहले मालिक रायली पर भी निशाना साधने की कोशिश करता है, लेकिन स्लैक उसे लात मारकर उसका निशाना हटा देती है और रायली की जान बचा लेती है, जबकि स्लैक खुद जख्मी होकर गिर पड़ती है। मालिक भागने की कोशिश करता है, पर रायली सटीक निशाने से उसे एक ही वार में मार गिराता है। रायली अभी अपनी नजरें स्लैक पर टिकाए ही होता है कि अचानक पुलिस की गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकती हैं और वो एक झटके में पूरे इलाके को घेर लेती हैं। पुलिस टीम उन्हें काबू में कर लेती है और स्लैक को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बैठा देती है। जेल में पहुंचने के बाद स्लैक रायली को बताती है कि कैसे इस भ्रष्ट और खोखले सिस्टम ने उसे उसके इरादों के खिलाफ चाल में फंसा दिया। उसका कहना था कि उसने सिर्फ मुलीगन की मदद की थी, लेकिन सिस्टम ने उसे अपराधी मान लिया। स्लैक बताती है कि वो पहले सेना में शामिल होने की ट्रेनिंग ले रही थी, उसके सपने बड़े और नेक थे, लेकिन महामारी आने के बाद जब शहर की व्यवस्था ढह गई तो उसे जबरदस्ती अश्लील और अवैध कामों में फंसा दिया गया। रायली यह सुनकर दुखी होता है, लेकिन उसके मन में विद्रोह का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए एक सही रास्ता चाहता था। उसका सपना था एक ऐसी जगह पहुंचने का जहां कोई इंसान न हो, सिर्फ वो और उसकी कार। इसी बीच पुलिस मुलीगन को भी जेल में लाती है। मुलीगन को देखकर रायली के दिल में बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जानता था कि मुलीगन उसकी टीम के लिए कितना जरूरी है। शहर के बाहर बिग डैडी और उसका झुंड बैरिकेड के सामने रुक जाते हैं। बिग डैडी की आंखों में गुस्से और बदले की आग जल रही थी। वो एक कसाई जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी को तख्ते में छेद करने का इशारा करता है। खुद वो एक लटकी हुई लाश को देखकर दंग रह जाता है। वो नजारा इतना भयानक था कि किसी का भी दिल दहल जाए। कई ज़ॉम्बीज को उल्टा लटकाकर इंसानों ने उन्हें शूटिंग प्रैक्टिस का निशाना बनाया हुआ था। ये देखकर बिग डैडी का बदला लेने का जुनून और भी बढ़ जाता है। उधर चोलो फिडलर्स ग्रीन पहुंचता है। उसका मकसद शहर के नेता कॉफमैन से मिलना था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका नौकर निप उस पर अचानक हमला करने की कोशिश करता है। निप घबराया हुआ था और उसने चोलो को बताया कि कॉफमैन घर पर नहीं है और उसे दूसरी तरफ से अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। चोलो बिना ज्यादा सोचे पड़ोसी के फ्लैट का दरवाजा तोड़ देता है। अंदर पहुंचते ही वह एक आदमी की लटकती हुई लाश देखता है जिसने खुद अपनी जान ले ली थी। चोलो मूर्ति उठाकर उस लाश के दिमाग को कुचलने ही वाला होता है कि तभी उसकी पत्नी रोते हुए उसे रोकने लगती है। दोनों के बीच बहस हो रही थी कि अचानक उस आदमी का बेटा अंदर आता है और अपने पिता की रस्सी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल लटका हुआ आदमी ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाता है और अपने बेटे पर टूट पड़ता है। ये नजारा चोलो के लिए झकझोर देने वाला था। ज़ॉम्बी अपनी पत्नी को भी मारने ही वाला था कि चोलो मूर्ति उठाकर उसके सिर पर तब तक मारता है जब तक वो हिलना बंद न कर दे। एक गार्ड अंदर आता है और चोलो उसे बाकी सफाई के लिए वहीं छोड़कर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वह कॉफमैन के ऑफिस पहुंचता है और शहर से लाए हुए महंगे सामान उसे देता है। चोलो बताता है कि उसने इतने साल इसलिए काम किया ताकि वो फिडलर्स ग्रीन में एक घर ले सके, लेकिन कॉफमैन उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसकी क्लास के लोग उस इमारत में रहने लायक नहीं हैं, वहाँ सिर्फ अमीर लोग रह सकते हैं। यह सुनकर चोलो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जोर से कहता है कि पिछले 3 सालों में उसने कॉफमैन के हर दुश्मन को रास्ते से हटाया है। जिन लाशों को वे बॉक्स में भरकर कचरे में फेंकते थे वो सब चोलो ही कॉफमैन के कहने पर मारता था। ये सब सुनने के बाद भी कॉफमैन पर कोई असर नहीं होता। कॉफमैन गार्ड को बुलाता है ताकि चोलो को हटाया जा सके, पर चोलो समझ जाता है कि अब उसे भागना होगा। वो तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है। सीढ़ियों पर ही एक गार्ड उस पर हमला करता है, लेकिन चोलो पहले से तैयार था। वो उसे गिराकर उसकी बंदूक उठाता है और चलता बनता है। शाम होते ही चोलो अपनी टीम के साथ बेस पर पहुंचता है। उनका प्लान था डेड रेकनिंग चुराना। पास में 2 सैनिक एक फुलाए हुए पुतले पर गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी उन्हें पीछे से आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वे रोशनी करते हैं उनके सामने बिग डैडी खड़ा दिखाई देता है। सैनिकों की चीख सुनते ही बेस में अलार्म बज जाता है। ज़ॉम्बीज का बड़ा झुंड उस बाड़ तक पहुंच जाता है जो इलेक्ट्रिक नहीं थी, क्योंकि उसी हिस्से से गार्ड आते जाते थे। सैनिक पूरी ताकत से गोलीबारी करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत बड़ी तादाद में थे। कुछ ही मिनटों में बाड़ टूट जाती है और ज़ॉम्बीज बेस में घुसने लगते हैं। ज़ॉम्बी बेस में घुसकर सारे सैनिकों को खत्म कर देते हैं। बेस से निकलते ही बिग डैडी डेड रेकनिंग पर गोलियां चलाता है, लेकिन गाड़ी इतनी मजबूत होती है कि सारी गोलियां उछलकर गैस टैंकों पर लगती हैं और एक जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज दूर चमकती फिडलर्स ग्रीन की रोशनी देखते हैं और उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद चोलो कॉफमैन को कॉल करता है और बताता है कि उसके पास अब डेड रेकनिंग है। चोलो कॉफमैन को चेतावनी देता है कि वो आधी रात तक $5 मिलियन नाव में लादकर भेज दे, नहीं तो वो फिडलर्स ग्रीन उड़ा देगा।
लेकिन कॉफमैन किसी भी तरह का सौदा करने से साफ मना कर देता है और जेलर को फोन करके रायली को रिहा करवा देता है। चार्ली इस बात से बहुत फिक्रमंद होता है कि अब रायली के साथ क्या होगा। रायली की फिक्र करते हुए चार्ली बताता है कि रायली ने ही उसे उस आग से बचाया था जिसमें उसका चेहरा जल गया था। पुलिस रायली को कॉफमैन के पास ले आती है और कॉफमैन चाहता है कि रायली उसकी गाड़ी वापस ले आए। रायली भी समझ जाता है कि शायद उसकी कार को कॉफमैन ने ही गायब करवाया था ताकि वह शहर से गाड़ी की मदद से भाग न पाए, इसलिए रायली भारी हथियारों वाली नई गाड़ी और अपने दोस्तों की रिहाई मांगता है। रायली की डिमांड पूरी करने के अलावा कॉफमैन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह उसकी हर बात मान लेता है। डेड रेकनिंग में चोलो माउस को बंदरगाह जाने का आदेश देता है ताकि वह कॉफमैन की नाव का इंतजार करे। माउस स्केटबोर्ड पर निकलता है और एक बिल्डिंग में छिप जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिससे वो थोड़ा डर जाता है, पर ये सिर्फ कुछ चूहों की उछल कूद थी जो खौफनाक आवाज कर रही थी। दूसरी तरफ जेल में रायली अपने दोस्तों से मिलता है और सभी को नए हथियार दिए जाते हैं। कॉफमैन का सपोर्टर 3 सैनिकों को भी टीम के साथ भेज देता है। टीम बेस पर पहुंचती है, तबाही देखकर समझ जाती है कि जॉम्बी मेन पुल की तरफ जा रहे हैं। इधर रायली कॉफमैन को कॉल करके चेतावनी देता है कि जॉम्बी पुल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉफमैन इस पर ध्यान नहीं देता और रायली को अपने मिशन पर फोकस करने के लिए कह देता है। रायली और मोनेट कारतूस ढूंढने निकलते हैं, जबकि बाकी लोग किसी एक्टिव कार की तलाश में जुट जाते हैं। अचानक चार्ली स्लैक पर बंदूक तान देता है, पर चार्ली तुरंत गोली चलाता है और उसके पीछे छिपे ज़ॉम्बी को मार देता है। कुछ ही देर में एक और ज़ॉम्बी आता है जिसे इस बार स्लैक अकेले ही खत्म कर देती है, हालांकि इससे चार्ली के कान पर चोट लग जाती है। इसके बाद रायली और मोनेट को एक बिल्डिंग में ऐसा ज़ॉम्बी सैनिक मिलता है जो अपने साथियों की लाशें खा रहा होता है। मौका देखकर रायली उसे गोली मार देता है और वे देखते हैं कि पीछे और भी ज़ॉम्बी हैं जो खाने में लगे हुए हैं, इसलिए मौका पाकर सभी को खत्म कर देते हैं। गोला बारूद लेकर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, तभी पीछे से एक बिना सिर वाला ज़ॉम्बी दिखाई देता है और जैसे ही वह गर्दन हिलाता है तो पता चलता है कि उसका सिर अभी भी झूल रहा था। अचानक वह मोनेट पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह काट लेता है। यह देखकर चार्ली उसकी छाती पर गोली चलाता है और खत्म कर देता है। सफर में रायली बताता है कि उसका भाई भी ज़ॉम्बी बन गया था और उसे खुद गोली मारनी पड़ी थी। स्लैक कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वह मोनेट को वहीं खत्म कर देती है। कुछ देर बाद रायली अपने बनाए ट्रैकर से देखता है कि डेड रेकनिंग पहाड़ी की तरफ बढ़ रही है। वह जानता है कि वही सही जगह है जहां से मिसाइल दागना सबसे सही रहेगा। स्लैक गाड़ी को ऑफ रोड लेकर शॉर्टकट पकड़ती है ताकि वे पहले वहां पहुंच जाएं। कुछ देर बाद डेड रेकनिंग आखिरकार पहुंच जाती है और रायली व चार्ली उसके सामने खड़े होते हैं। चोलो उन्हें अंदर आने देता है, फिर बंदूक रायली पर तान देता है और प्रीटी बॉय को मिसाइलें तैयार करने का आदेश देता है। रायली उसे समझाता है कि अगर मिसाइल गिराई गई तो बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन चोलो कहता है कि कॉफमैन की वजह से अब तक उससे कहीं ज्यादा लोग मर चुके हैं। शहर के अंदर ज़ॉम्बियों ने पूरी तरह घुसपैठ कर ली थी और वे जिसे भी देखते उसे पछाड़ देते थे। हर तरफ अफरा तफरी और तबाही फैल चुकी थी। इसी बीच बिग डैडी एक गार्ड को गिराकर उसकी बंदूक उठाता है और दूसरे ज़ॉम्बी को दिखाता है कि इंसानों को कैसे मारते थे। एक सैनिक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कसाई ज़ॉम्बी उसका हाथ काट देता है और सैनिक का शरीर ग्रेनेड पर गिरते ही धमाके में वह खुद उड़ जाता है। आधी रात होते ही चोलो मिसाइल दागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तब रायली बताता है कि उसने अपने डिवाइस से मिसाइल सिस्टम बंद कर दिया था और इतना कहकर वह डिवाइस जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। यह देखकर चोलो गुस्से में रायली पर टूट पड़ता है। उसी समय मोनेट होश में आकर डेड रेकनिंग के पास पहुंचता है। रायली उसे देख लेता है और चोलो को गाड़ी से लात मारकर बाहर धकेल देता है। मोनेट फायरिंग शुरू करता है, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी आकर उसके चेहरे पर काट लेता है। स्लैक तुरंत उसे गोली मार देती है ताकि वह ज़ॉम्बी न बने और एक आदमी उस ज़ॉम्बी को भी खत्म कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली फॉक्सी को निहत्था कर देता है और डेड रेकनिंग का कंट्रोल ले लेता है। रायली चोलो को चेक करता है और देखता है कि वह मोनेट की गोली से बुरी तरह घायल है। इस बीच फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन तिजोरियों से पैसा भर भर कर अपनी गाड़ी में डाल रहा था और जब एक बोर्ड मेंबर उसे रोकने की कोशिश करता है तो कॉफमैन उसे भी गोली मार देता है। तभी रायली का फोन आता है। वह बताता है कि उन्होंने चोलो को रोक दिया है, लेकिन शहर में धमाके सुनकर कॉफमैन यकीन नहीं कर पाता। रायली समझ जाता है कि ज़ॉम्बी शहर में घुस चुके हैं और वह वापस लौटने का फैसला करता है। चोलो अपने घाव देखकर समझ जाता है कि शायद वह अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा और फॉक्सी से कहता है कि उसे सिर्फ एक आखिरी काम करना है। फॉक्सी उसे बेस तक छोड़कर अलविदा कह देता है। शहर के अंदर ज़ॉम्बी हर इंसान पर टूट पड़े थे और अब वे बंदूकें और औजार भी चलाना सीख चुके थे ताकि और ज्यादा तबाही मचा सकें। रायली शहर के गार्ड्स से कहता है कि फेंस खोल दें ताकि लोग भाग सकें, लेकिन बिजली बंद नहीं हो रही थी और पावर स्टेशन कोई फोन नहीं उठा रहा था, जबकि मेन पुल से जाना मतलब मौत को बुलाने जैसा था। रायली मैप देखकर ड्रॉ ब्रिज ढूंढता है जो हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए वे उसी की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट में ज़ॉम्बी औजार उठा लेते हैं, हथौड़े, यहाँ तक कि जैक हैमर भी उनके हाथों में आ जाता है। जल्द ही वे फिडलर्स ग्रीन तक पहुंच जाते हैं और औजारों से दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर घुसते ही अमीर लोगों पर हमला कर देते हैं। डेड रेकनिंग ड्रॉब्रिज पर पहुंचती है। वहीं स्लैक कंट्रोल रूम का ताला गोली मारकर उड़ाती है, जिससे रायली बाल बाल बचता है। उसी समय ज़ॉम्बी गाड़ी को घेर लेते हैं। रायली दौड़कर लीवर खींचता है और पुल नीचे आने लगता है, लेकिन इसे पूरी तरह नीचे आने में कुछ मिनट लगने वाले थे। इतने में एक ज़ॉम्बी रायली पर कूद पड़ता है। दोनों की लंबी झड़प के बाद रायली
रायली उसे पुल के किनारे से धक्का देता है और नीचे गिरता पुल उसकी गर्दन उड़ा देता है। बाकी टीम रायली को छत पर चढ़ने के लिए बुलाती है और वह चढ़ते चढ़ते आसपास के ज़ॉम्बियों पर लगातार गोली चलाता रहता है, लेकिन प्रिटी बॉय रायली का इंतजार नहीं करता और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। कई ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए पीछे एक ज़ॉम्बी सीढ़ी से लटककर गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन रायली ऊपर मिसाइल लॉन्चर ठीक करके अंदर आ जाता है। शहर के लोग इलेक्ट्रिक फेंस पर फंस चुके थे और ज़ॉम्बी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबको लगता है कि अब उनकी मौत तय है। तभी डेड रेकनिंग आतिशबाजी छोड़ती है, जिससे ज़ॉम्बी एक पल के लिए रुकते हैं, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा चालाक हो चुके थे, इसलिए जल्दी ही नॉर्मल होकर अपना ध्यान आतिशबाजी से हटा लेते हैं। उधर फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन और निप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिग डैडी उनके सामने यमराज बनकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर कॉफमैन उस पर गोली चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता, इसलिए निप उसे खींचकर गैरेज में ले जाता है। कॉफमैन जल्दी से कार में बैठता है, लेकिन बिग डैडी फिर से उसके पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर निप डरकर वहां से भाग निकलता है। बिग डैडी कार को हिलाता है, फिर पेट्रोल पंप से नोजल उठाकर कार की खिड़की तोड़ता है और अंदर पेट्रोल भर देता है। कॉफमैन जैसे ही कार से बाहर निकलता है, वह चोलो को आता देखता है और उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। रोशनी में आते ही पता चलता है कि चोलो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। दोनों कार के ऊपर लड़ने लगते हैं। तभी बिग डैडी जलता हुआ प्रोपेन टैंक उठाकर उन पर फेंक देता है। पेट्रोल में आग लगती है और जोरदार धमाके में दोनों उड़ा दिए जाते हैं। डेड रेकनिंग मेन फेंस तक पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दर्जनों लोग ज़ॉम्बियों का निवाला बन चुके थे। यह देखकर रायली चार्ली को मिसाइल चलाने को कहता है और धमाकों की मार से पूरा ज़ॉम्बी झुंड कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग छुपने की जगहों से बाहर निकलते हैं और टीम की मेहनत आखिरकार रंग लाती है। इसके बाद मुलिगन रायली से पूछता है कि क्या वह भी शहर छोड़ने वालों में शामिल होगा। रायली और बाकी टीम चारों तरफ देखते हैं और धीरे धीरे राहत महसूस करने लगती है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।